नमस्कार दोस्तों, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 28 जुलाई साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और इस वीडियो में हम आपको गाजा की वो ताजा तस्वीरें बताएंगे और जो 10 घंटे की ढिलाई मिली है कि 10 घंटे तक वहां पे कोई हमला इजराइल नहीं करेगा, उसकी क्या सच्चाई है। क्या ये चीजें सच में एप्लीकेबल भी है या फिर गाजा को लेकर इजराइल का ये कोई खतरनाक प्लान है, ये भी आपको बताऊंगा। और साथ ही ईरान को एक डिफेंस सिस्टम मिल गया है, ये भी एक बड़ी खबर, ये भी अभी आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही एक अंधभक्त की जो लॉबी है वो इजराइल के पक्ष में काफी खड़ी रहती है, कहती है कि भाई इजराइल हमारा दोस्त है, इजराइल हमारी मदद करता है। तो इजराइल ने कितना बड़ा धोखा दिया है भारत को, यह भी बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि ज्यादातर गोदी मीडिया ने इसको कवर नहीं किया, क्योंकि अगर इसको कवर करते तो हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा ही खत्म हो जाता। तो ये अहम खबर भी आपको अभी डिटेल में बताऊंगा, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करूं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में किसके साथ आप खड़े हैं कमेंट करके जरूर बताते हैं। तो आप कमेंट करते रहे, तब तक मैं आपको एक एक करके खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर गाजा की आपको बताऊंगा। दरअसल गाजा के अंदर एक टेम्पररी सीज फायर पर्टिकुलर टाइम के लिए 1 बजे से 10 बजे के बीच इजराइल ने कहा कि हम कुछ खास हिस्सों पे हमला नहीं करेंगे। यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि हर जगह, तो इजराइल ने कहा कि हर जगह नहीं, कुछ खास हिस्सों पे हम हमला नहीं करेंगे, वहां पे राहत की सामग्रियां पहुंचेंगी, जिसको राहत की सामग्रियां लेनी हो हमारे लोग वहां पे मौजूद रहेंगे, वो आए, सामान को ले, सामान लेने के बाद चले जाएं, उनको कोई खतरा नहीं है, उनको कोई रिस्क नहीं है, ना ही हम एयर स्ट्राइक करेंगे, ना ही हम गोलीबारी करेंगे, और वो लोग खाने पीने की चीजें पा जाएंगे। जब ये खबर निकल के सामने आई तो तमाम लोगों ने राहत की सांस ली, तमाम लोगों ने कहा कि चलो अब गाजा के अंदर मदद कम से कम कुछ तो पहुंच पाएगी। हालांकि जितनी मदद पहुंचेगी वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा ही होगा, लेकिन कुछ तो मिल जाएगा। तो आज क्या हुआ कि 100 ट्रक यूएन के हिसाब से गाजा के अंदर गई, 100 ट्रक यूएन के हिसाब से गाजा के अंदर गई। इन 100 ट्रकों में खाना भरा था, बाकी एयर ड्रॉप जॉर्डन और ये कर रहे हैं, ये भी आपको पता होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक पेच आता है। दरअसल आज मैं जो हमास का ऑफिशियल टेलीग्राम अकाउंट है उसको देख रहा था, उनकी क्या अपडेट है, वो क्या करने वाले, उनका क्या एजेंडा होने वाला है, वो मैं चेक कर रहा था। तो हमास ने एक डिटेल दी। हमास का कहना है, जो रेजिस्टेंस फोर्सेस है उनका कहना है कि 100 में से लगभग 73 के करीब ट्रक ऐसी थी जिनको लूट लिया गया, जिनको इजरायलियों ने लूट लिया। यानी मदद यूएन लेके आया तो, लेकिन अंदर पहुंचते ही लूट लिया गया, और जो मदद लाने वाले लोग थे उनको मार दिया गया। 9 के करीब के मरने की खबर आई है जो मदद लेके वहां पे गए थे, और 30 ऐसे हैं जो गंभीर अवस्था में घायल है। यानी जो 100 ट्रक आए थे उनमें से 73 को लूट लिया गया, बाकी जो बची लगभग 27 के करीब, उन्हीं का खाना अब गाजा के लोगों को मिलेगा। बाकी 73 को लूट लिया गया और 9 लोगों को मार दिया गया और साथ ही 30 को घायल कर दिया गया। यह बयान हमास का निकल के सामने आया। अब यहां पे आप देखिए, अब ब्लेम गेम शुरू हो गया। पहला ही दिन है, पहला ही घंटा जैसे ही बीता, हमास ने स्टेटमेंट दे दिया। इसी के जस्ट बाद आप कुछ दिनों में देखेंगे कि इजराइल का बयान आएगा कि भाई हमने तो इतनी ढिलाई दे दी, हमने खाने की चीजें वहां पहुंचने दी, लेकिन अब हमास उन खाने की चीजों को लूट रहा और हमारे खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा, तो इस चीज को रोका जाएगा। अब गाजा के अंदर खाना नहीं पहुंचने दिया जाएगा। यानी अब जो ब्लेम गेम है, इस ब्लेम गेम के दम पे चाहे हमास की गलती हो चाहे इजराइल की गलती हो, सबसे ज्यादा परेशान गाजा के लोग होंगे। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि 2 लोग, एक हमास एक इजराइल, ये दोनों संगठन मिलके जो गाजा में 22 मिलियन के करीब लोग हैं, 22 लाख के करीब लोग हैं, उनकी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, उनकी जिंदगी के बारे में फैसला कर रहे हैं कि अगला स्टैंड क्या होगा। तो ये अपने आप में बहुत ही दुख भरी खबर है, वो चाहे इजराइल के पक्ष वाले लोग हों चाहे हमास के पक्ष वाले लोग हों। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। और अगली खबर आपको एक वीडियो स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज अमेरिका के खिलाफ ट्यूनीशिया के एम्बेसी में, यानी जो ट्यूनीशिया के अंदर अमेरिका की एम्बेसी बनी हुई थी, वहां पे भयानक तरीके से प्रोटेस्ट देखने को मिला। हजारों की तादाद में लोग फिलिस्तीन के झंडे लिए वहां पे पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद अमेरिका को इतनी गालियां देते हैं, इतना बुरी तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं कि मौके पे पुलिस बुलानी पड़ी। आमतौर पे क्या होता है कि जब प्रोटेस्ट होता है तो पुलिस खड़ी रहती है, जिसको प्रोटेस्ट करना होता प्रोटेस्ट करता है। लेकिन इतने भयानक तरीके से ये प्रोटेस्ट हो रहा था कि पुलिस को भी लगा कि शायद जो लोग हैं काफी नाराज हैं, कहीं एम्बेसी के अंदर घुस ना जाए,
कहीं जो यूएस के राजदूत वहां पे बैठे उनके साथ कुछ बुरा भला न कर दें, इस वजह से फिर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस आती है, मौके को संभालती है। ये लोग भी अच्छे थे, फौरन मान जाते हैं, वहां से चले जाते हैं। कुछ लोग बैठ के नारे भी लगाते हैं, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा नहीं होती। लेकिन हाँ, आज यूएस के खिलाफ आंखों में आंखें डाल के ट्यूनीशिया के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, और ये बहुत शर्म की बात है अमेरिका के लिए। शर्म से डूब मरने वाली बात है अगर आपके दूतावास के सामने कहीं आपके खिलाफ ही कोई प्रोटेस्ट करना शुरू कर दे तो। खैर, बेशर्म लोग हैं, इनके आगे शर्म की क्या बात करना। अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर तेल अवीव से निकल के सामने आई है। आपको स्क्रीन पे यहां भी एक वीडियो दिख रहा होगा। तेल अवीव में बड़े पैमाने पे ब्लास्ट हुआ है। एक बस स्टैंड पे, एक बस के अंदर बड़े पैमाने पे ब्लास्ट हुआ है। अब जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है, जो इजराइल का कहना है कि इस ब्लास्ट में एक इंसान की मौत हुई है, बाकी कई सारे लोग घायल हैं। लेकिन ये ब्लास्ट कैसे हुआ, कहां से आग लगी? क्योंकि एक बस में आग लग जाना अपने आप में कोई छोटी मोटी खबर नहीं होती। लेकिन आज ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद एक शख्स घायल हुआ, और एक और इनिशियल रिपोर्ट है, लेकिन अब आपको कंफर्म सोर्सेस से बता रहा हूं कि 6 लोग ऐसे थे, 6 आईडीएफ के सोल्जर ऐसे थे जिनको आनन फानन में आज हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। क्यों? इनकी अलग कहानी है। ये गए थे गाजा में लड़ने के लिए, ये मोर्चा संभालने गए थे, ये बड़ी बहादुर लोग हैं। जैसे ही गाजा में गए तो वहां पे गर्मियों का सीजन है। गर्मियों में वहां जो तापमान है 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। 36 डिग्री सेल्सियस में इनको गर्मी लग गई, सर पे गर्मी चढ़ गई, लू लग गया, और अब ये जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। 6 की हालत काफी गंभीर है, बाकी और भी है जो नॉर्मल बीमार है, इनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। और ये तमाम कहानी इसलिए, कल जो मेरी न्यूज सुन रहे थे उनको पता होगा कि मैंने बताया था कि 3 आईडीएफ के सोल्जर ऐसे थे जो ड्यूटी पे जाने से मना कर रहे थे, तो उनको जेल भेज दिया गया देशद्रोह के इल्जाम में, देशद्रोह के आरोप में। तो अब क्या हुआ कि ये 6 भी डर रहे थे। इनको लगा कि यार गाजा में जाएंगे फिर वही काम होगा। रेजिस्टेंस फोर्सेस वहां पे कुछ न कुछ बड़े तादाद में एम्बुश लगाते हैं, बॉम्ब प्लांट करते हैं, वो हमको उड़ा देंगे, हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया कि नया बहाना। आप सोचिए 36 डिग्री सेल्सियस पे किसको लू लग जाती है? आदमी के शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब तक 37 ना हो तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 37 से ऊपर 40-42 तो अमूमन अरब कंट्रीज का तापमान चला जाता है, लेकिन इन भाई साहब को 36 डिग्री में लू लग गई, बीमार हो गए। क्यों? ताकि गाजा में न जाना पड़े। डायरेक्ट मना करेंगे तो फिर इनको सजा याफ्ता हो जाएगी। इस वजह से नए नए तरीकों से अब इनके सैनिक भाग रहे हैं। खैर, एक और खबर आपको बताता हूं, और ये खबर भारत की है। और भारत में जो उस लॉबी के हैं जो काफी सपोर्ट करते हैं इजराइल को पता नहीं क्या मान के बैठे हैं। एक डील हुई थी हमारे देश के अपने रिसर्च सेंटर DRDO और इधर इजराइल वालों के बीच। दोनों ने कहा कि भाई हमें अपने अपने पड़ोसियों से खतरा है, हम लोग कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि हमारे ऊपर अगर कोई हमला करे तो उस हमले में हम महफूज रहें। तो दोनों देशों ने एक साथ काम किया। साल 2006 से ये पूरा मामला शुरू हुआ। दोनों देशों ने एक साथ काम किया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जो 4th जनरेशन फाइटर जेट हो, और चाहे मिसाइल हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे बैलिस्टिक हो, चाहे रॉकेट हो, कोई भी चीज हो, 4th जनरेशन फाइटर जेट तक को सफलतापूर्वक मारने की क्षमता रखता है। और इसका नाम दिया गया बराक 8। ये वही बराक 8 है। जब पाकिस्तान और भारत के बीच जंग हो रही थी तो इसने काफी हद तक भारत की हिफाजत की थी। यही बराक 8 है। अब इसमें नया ट्विस्ट ये निकल के सामने आया कि बनाने में भारत का भी योगदान था, इजराइल का भी योगदान था। दोनों देश के साइंटिस्टों ने एक साथ काम किया, उसके बाद बनाया। लेकिन इजराइल ने उस फार्मूले को धीरे से बेचना शुरू कर दिया, और नाम क्या रखा? बराक एक्स, बराक MX नाम से इसको बेचना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे ये बात भारत के साइंसदानों को पता चली, DRDO वालों को पता चली। उसके बाद क्या हुआ कि आरोप लगा कि भाई आप क्यों बेच रहे हैं? तो इजराइल ने खामोशी इख्तियार कर ली। इजराइल ने कुछ नहीं कहा। बेचते और बेचने का जो इख्तियार था वो दोनों के पास था। दोनों आपसे अपने आप में बातचीत करते, डिस्कस करते कि हमें किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब 2 पार्टनरों ने एक साथ मिलकर कोई चीज बनाई तो एक अकेले उसको चोरी छुपे बेचने लगे, तो धोखा नहीं तो और क्या है। तो इजराइल के ऊपर आरोप लग रहे कि उसने भारत को धोखा दिया है, लेकिन ज्यादातर न्यूज एजेंसी में इसके बारे में कोई खबर निकल के नहीं आई है। लेकिन आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर रशिया से निकल के सामने आई है कि रशिया ने S-400 डिफेंस सिस्टम फिर से डिप्लॉय कर दिया है ईरान के अंदर। S-4 जो डिफेंस सिस्टम है S-400, जिसने
पूरे पाकिस्तान की बखिया उधेड़ के रख दी थी। यही S-400 डिफेंस सिस्टम जो अभी रशिया भी यूज करता है, भारत भी यूज करता है, और अब इसे ईरान के हवाले किया गया। ईरान इसे इस्फहान इलाके में तैनात किया, वहां पे इसकी टेस्टिंग की जा रही है। और टेस्टिंग करते ही जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अराची, उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दे दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमें लेबनान न समझे कि सीज फायर हो गया, उसके बावजूद भी इजराइल हमला कर रहा, लेबनान कुछ कर नहीं पा रहा। हम ईरान वाले, हमारे ऊपर अगर गलती से भी एक भी मिसाइल आके गिरी तो ये कंफर्म आप जान लेना कि हम पलटवार करेंगे और खत्म कर देंगे इजराइल को। लेबनान जैसा काम हम नहीं करेंगे कि सीज फायर भी हो गया, मिसाइलें भी आ रही, खामोशी से मिसाइलों को झेल भी रहा, पलट के वार भी नहीं कर रहा, तो ये चीजें हमसे नहीं होगी। हम पलट के वार करेंगे और भयानक तरीके से करेंगे। इस वजह से अपने पालतू चमचे को समझा लेना कि हमारे ऊपर भाई मिसाइल न मारे। तो ये S-400 की ताकत है दोस्तों। खैर, तो आज की ये बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा अपने तमाम ग्रुप में। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, ऊपर वाला आपकी हिफाजत।